बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर पे बात करना है। इससे पहले सेकेंड ईयर की इस चैप्टर में ऑलमोस्ट हमने तकरीबन सारे लेक्चर इस पर अपलोड की है। लास्ट में जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो के ऊपर जितने डिसऑर्डर्स हमारे पास रेस्पिरेशन के मुतालिक से हैं उस पर आज हम बात करेंगे। और आप सबसे गुजारिश है, मैं बार बार हर लेक्चर में हर वीडियोस में ये बात आपको बताता हूँ कि जितने भी नए व्यूवर्स हैं, नए कमांडोज है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप तमाम के तमाम लेक्चर जो है वो सीक्वेंस वाइज देखे, उसको फॉलो करें। और जो नए सब्सक्राइबर है काइंडली जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम के तमाम वीडियोस सीक्वेंस वाइज वॉच करें। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को, जो वो स्टूडेंट जिन्होंने जो फॉलो करते हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप क्या कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए आप लोग सारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात करना है रिस्पायरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर के ऊपर बात करना है। देखिए, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर को हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को इन्फेक्शियस रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। इन इन्फेक्शियस रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर जो है, एक कैटेगरी तो ये है। दूसरा जो कैटेगरी है वो हमारे पास जो है उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव, दैट इज कॉल्ड एज ए ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। ये दूसरा कैटेगरी है। ठीक है, ये नेक्स्ट कैटेगरी है। और एक इसका तीसरा कैटेगरी है डिसऑर्डर की, उसको हम ट्यूमर्स कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए ट्यूमर्स। इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम लंग्स कैंसर भी कहते हैं। अव्वल बात तो हम बात करेंगे जो इन्फेक्शियस रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। देखिए, जो इन्फेक्शियस रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है ये खास करके कॉजेटिव एजेंट से काज होते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं इट इज caused by causative एजेंट्स। ये खास करके कॉजेटिव एजेंट से ही ये मसला प्रोड्यूस होते हैं। अब इस कॉजेटिव एजेंट से मुराद ये है कि ये खास करके वायरस से प्लस बैक्टीरिया से ये इन्फेक्शन जो है प्रोड्यूस होते हैं। और अगर किसी वायरस या बैक्टीरिया से हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक में, ठीक है, रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर जो है या लंग्स के अंदर जो है, पूरी ट्रैक के अंदर जो है, ट्रैक्ट के अंदर जो है, अगर कोई भी इन्फेक्शंस या इन्फेक्शंस काज होते हैं इन वायरस और बैक्टीरिया की वजह से, इसको हम इन्फेक्शियस रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। अब इस इन्फेक्शियस रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में मुख्तलिफ तरह की बीमारियां जो है वो हमारे पास हैं। जैसे कि पहले नंबर पे टीबी है। ठीक है, टीबी जो है वो काज होते हैं। दूसरे नंबर पे डिप्थीरिया डिजीज है। ठीक है, डिप्थीरिया डिजीज हुआ। और तीसरे नंबर पे नमूनिया हुआ। ठीक है, नमूनिया डिसऑर्डर जो है, परफ्यूजिस डिजीज है। मुख्तलिफ तरह की डिजीज जो है वो इससे काज होते हैं। इसी के साथ साथ मैं आज इन्फेक्शियस रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में इस पर तफसील से बात करूंगा। दूसरा ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर जो है, प्यारे स्टूडेंट्स, जरा इसको भी हम थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात करेंगे। जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है, खास करके ये जो है, जैसे कि हमारे पास ब्रोंकाइटिस हुआ, ठीक है, ब्रोंकाइटिस डिजीज हुआ, एस्थमा हुआ। ठीक है, हमारे पास जो है वो एस्थमा डिजीज हुआ। एस्थमा के साथ साथ एम्फिसिमा हुआ। ठीक है,
एम्फीसीमा हमारे पास हुआ। एम्फीसीमा के साथ साथ दूसरा जो हमारे पास है, एम्फीसीमा के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है जिसको हम एलर्जीज कहते हैं, ठीक है। जो एलर्जी वगैरह है ये सारे के सारे डिजीज जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में बेसिकली काज होते हैं। जो ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है इसमें खास करके जो हमारी विंड पाइप है, ठीक है, जो हमारी विंड पाइप हुआ इसमें कोई इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ठीक है। हमारी जो विंड पाइप है इसमें इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे पास जो है जो ऑब्स्ट्रक्टिव लफ्जी मतलब जो है वो ब्लॉकेज को कहते हैं। जब पूरी ट्रैक्ट में कोई भी ब्लॉकेज आ जाए उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव कहते हैं। तो जिसकी वजह से हमारी जो ये जो ट्रैक्ट है इस ट्रैक्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाती है, ठीक है। जैसे ही इसमें कोई ब्लॉकेज आ जाती है तो इन ब्लॉकेज से ये ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, एम्फिसीमा और एलर्जी जैसी बीमारियां काज होती है। एक तीसरा हमारे पास है जिसको हम ट्यूमर्स या लंग्स कैंसर कहते हैं। देखिए ये जो ट्यूमर्स और लंग्स कैंसर है ये भी एक तरह का रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि कार्सिनोजीन की वजह से ही काज होता है। अब वो जो कार्सिनोजीन हमारे पास है वो दरअसल हमारे पास जो है वो बेंजीफायरिन वगैरह हो सकता है, ठीक है। इस पर मैं तफसील से इंशाल्लाह आगे जाके बात करूंगी, ठीक है। बेंजीफायरिन हुआ, ठीक है, बेंजीफायरिन वगैरह जो है जिससे ये कार्सिनोजीन वगैरह जो लंग्स कैंसर वगैरह काज होते हैं। आज को जो हमारा लेक्चर है वो हमने तफसील से बात करना है इन्फेक्शियस रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर के ऊपर जो है वो हमने बात करना है। अब पहले हम टीबी से आगाज करते हैं। जो हमारे पास टीबी है इस पर थोड़ा सा तफसील से बात करेंगे कि टीबी है क्या, ये कैसे फैलता है, इसका तरतीब कैसा है, इन तमाम चीज़ों पर हम थोड़ा सा तफसील से जो है वो बात करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास टीबी डिसऑर्डर है, ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट डिजीज है दैट वाज कॉल्ड एज ए टीबी। टीबी को हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। देखिए ट्यूबरक्लोसिस एक डिसऑर्डर है जो कि खास करके माइकोबैक्टीरियम से फैलता है। यानी इसमें हम लिखते हैं ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ये खास करके एक काजेटिव एजेंट से फैलता है। ये क्या है, ये एक काजेटिव एजेंट से फैलता है। उस काजेटिव एजेंट को बायोलॉजी में माइकोबैक्टीरियम कहते हैं, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम कहते हैं। इस माइकोबैक्टीरियम से खास करके ये जो ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया की वजह से ये टीबी जो हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस जो है वो इससे ही प्रोड्यूस होती है। इसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस से मुराद ये कि इसकी वजह से ही ये बीमारी जो है वो फैलता है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस दैट इज कॉल्ड एज ए आर। अब ये जो ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज है सबसे पहले एक साइंटिस्ट था उसका नाम था रॉबर्ट कॉक, उसका नाम था, ठीक है, रॉबर्ट कॉक उसका नाम था। इस रॉबर्ट कॉक ने सबसे पहले इस डिजीज को डिस्कवर करवाया या इसको फाइंड आउट करवाया, ठीक है, रॉबर्ट कॉक था। उसने ये डिस्कवर करवाया कि ये जो डिजीज है ये खास करके फैलता है, ये जो बीमारी है ये हमारे पास जब भी ये बीमारी फैलता है तो हमारी जो खास करके जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, जो हमारे पास पूरी जो ट्रैक है यानी माउथ से माउथ हो गया, नोज हो गया, पैरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, विंड पाइप हो गया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, पूरा जो ट्रैक है जो एल्वुलाई तक जो पूरा फासला फैली हुई है इस रिस्पिरेटरी ट्रैक हुआ। और साथ में बिलखुसूस जो हमारी लंग्स है,
ठीक है। बिलखुसूस हमारे पास जो है वो लंग है। इन दोनों जगहों पे, ये लंग्स हुआ और ये ट्रेक हुआ, इसके अंदर इंफेक्शन जो है वो काज हो जाती है, इसमें बीमारी जो है वो काज हो जाती है। इस बीमारी को हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। अब यहां पर जब ये बीमारी इंसान को होते हैं तो इस बीमारी के कुछ सिम्टम्स है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी शुरू में जब ये बीमारी इंसान को लिखता लग जाता है तो उसके कुछ सिम्टम्स जो है वो जो है वो नजर आते हैं, सिम्टम्स ऑफ टीबी। ठीक है, टीबी के कुछ सिम्टम्स जो है वो बेसिकली हमारे पास नजर आते। पहला जो है, जो सिम्टम्स है, वो सिस्टम ये है कि कफिंग रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी मुस्तकिल खांसी का शुरू हो जाना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए कफिंग, दैट इज कॉल्ड एज ए कफिंग प्री रेजिस्टेंस। प्री रेजिस्टेंस, मुस्तकिल खांसी का जारी हो जाना, नंबर 1। दूसरा जो अलामत है वो है इरिटेशन, गले में जो इरिटेशन आती है, ठीक है, इरिटेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एज ए इरिटेशंस। इरिटेशंस के बाद तीसरे नंबर पे ब्लड स्प्यूटम्स होगा, ठीक है, ब्लड स्प्यूटम होगा। नंबर 4 जो अलामत है इस बीमारी का वो ये है कि चेस्ट पेन रहेगा, ठीक है, जो हमारे पास चेस्ट है, चेस्ट सीने में दर्द रहेगा। चेस्ट पेन के बाद नंबर 5 जो है, चेस्ट पेन के साथ साथ माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार रहेगा, ठीक है, जिसको हम बायोलॉजी में माइल्ड माइल्ड पेन कहते हैं, माइल्ड पेन रहेगा। नंबर 6 जो इसकी हमारे पास अलामत है वो ये होगा, जिसको हम संकिन आइज कहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज संकिन आइज। ये अलामत भी जो है वो इससे मरतब होते हैं, जिसको हम संकिन आइज कहते हैं। अच्छा, संकिन आइज से मुराद ये है कि जो हमारी आइज है, आइज के इर्द गिर्द ऐसे ये एरिया सारा डार्क हो जाते हैं, ठीक है, यानी हमारी आइज के इर्द गिर्द जो एरिया है वो डार्क होना शुरू हो जाते हैं। ये इसकी कुछ अलामत है। अगर ये सारे अलामत है डियर स्टूडेंट्स, तो हम कहते हैं ये आदमी टीबी की मर्ज में मुब्तला है। अब इसी के साथ साथ सबसे पहले शुरू में हम इसकी टेस्ट करते हैं, यानी देखते हैं अगर ये अलामत है, फिर हम इसकी टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट से हम ये फाइंड करते हैं कि ये इस शख्स में जो है ये टीबी का मर्ज है या नहीं है। तो टेस्ट, एक टेस्ट आते हैं, ठीक है, टीबी के लिए। उस टेस्ट को जो है वो मॉन्टेक्स कहते हैं, ठीक है, मॉन्टेक्स एक टेस्ट है जिसको हम मॉन्टेक्स कहते हैं। अच्छा, मॉन्टेक्स एक ऐसे टेस्ट है जिसमें हम पेशेंट की सलाइवा और उसका म्यूकस और उनकी ब्लड जो है उससे ही हम डिटेक्ट करते हैं कि इसको ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है, ठीक है। 3 चीजों से हम फाइंड आउट करते हैं। पहले नंबर पे इसकी सलाइवा, सलाइवा, सलाइवा के साथ साथ म्यूकस, बलगम उसका हो गया। तीसरे नंबर पे ब्लड स्प्यूटम्स, उसकी खून हम चेक करते हैं, ठीक है, स्प्यूटम्स। इसमें हम इन तीनों के अंदर जो है हम चेक करते हैं ट्यूबरकुलोसिस को, हम देखते हैं कि इसमें टीबी है या नहीं। इन अलामत के बावजूद भी हम फिर ये चेक करते हैं। अगर आप सलाइवा, म्यूकस और ब्लड स्प्यूटम के थ्रू चेक करते हैं तो ऐसे टेस्ट को हम मॉन्टेक्स कहते हैं। मॉन्टेक्स के बाद अब यहां पर इसकी ट्रीटमेंट भी है, ठीक है, इसका बेसिकली ट्रीटमेंट भी है। ट्रीटमेंट्स, जरा मैं यहां इसके ट्रीटमेंट्स पे आता हूं, ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं ट्रीटमेंट्स ऑफ टीबी, ट्रीटमेंट्स ऑफ टीबी। देखिए, जो ट्रीटमेंट है इसका अपना टीबी का,
वो है एंटीबायोटिक्स। आपने इसके एंटीबायोटिक्स ही यूज करना है। देखिए ये एक ऐसी बीमारी है, ये नॉर्मली ये जो बीमारी है कम से कम एक साल से लेके जो है वो 12 महीने से ऊपर जो है 15 महीने तक इसमें टाइम लग सकता है। यानी इसमें 1.5 साल की टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें लग सकता है इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। अब बाज़ दफा इस तरह हो जाते हैं कि आप शुरू में इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, एक एंटीबायोटिक्स इसमें यूज होते हैं, उस एंटीबायोटिक्स को कहते हैं MCG, ये इसमें यूज होते हैं। ठीक है, MCG यूज होते हैं, जिसको हम बैसिलस कैलमेटी क्यूरिन कहते हैं, जो कि स्क्रीन पर ऑलरेडी इसकी फुल फॉर्म विजिबल है। और ये खास करके इसमें यूज होते हैं, जिसको MCG कहते हैं। स्क्रीन पर अगेन आई रिपीट, ये इसकी फुल फॉर्म मौजूद है और इस वैक्सीन का बाकायदा इमेज भी स्क्रीन पर विजिबल है। अब यहां पर जो है शुरू में जब आप इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट में फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये माइकोबैक्टीरियम माइक्रो हमारे पास जो है ये जो बैक्टीरिया है जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ये हमारे पास ये मैं इस तरह ये बैक्टीरियाज बनाता हूं। आपने सबसे पहले यहाँ पे एंटीजन यूज करना है ताकि इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए। अब आपने जैसे यूज कर दिया, पेशेंट को आपने जो है वो एंटीबायोटिक्स दे दिया, शुरू में ये इसको किल करेगा, इसको किल करेगा, यहाँ इसको भी किल करेगा। अब ये एक बैक्टीरिया जो यहाँ पे रह गया है, इस एक बैक्टीरिया के पास उस एंटीजन के बाद इट कंटेन यानी इस बैक्टीरिया के पास ऑलरेडी उस एंटीबायोटिक्स के खिलाफ एंटी रेजिस्टेंट जीन्स मौजूद हो। बिल्कुल जैसे केसेस आते हैं, जैसे ही आपने पेशेंट्स को ये एंटीबायोटिक्स जो है वो मेडिकेशन करके उसको दे दिया, शुरू में वो चंद हफ्तों के अंदर ही वो रिकवर होना शुरू हो जाते हैं, बाद में वो वापस इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। अब वो इस वजह से क्योंकि ये एक बैक्टीरिया है, इसके पास ऑलरेडी उसके खिलाफ जो है वो जीन है। ठीक है, अब जब जीन इसका है, ये क्या करेंगे, ये तो चले गए, अब इसने ट्रीटमेंट छोड़ दिया, वापस ये बैक्टीरिया फिर से ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, ये दो में वापस इस तरह डिवाइड हो जाते हैं, एक और इसमें डिवाइड हो जाते हैं। तो पेशेंट जो है वो वापस जो है वो क्या हो जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। जैसे ही ये बीमार हो जाते हैं तो यही पेशेंट जो है वापस फिर जाते हैं किसी और डॉक्टर के पास। जब वो किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उन्हें कोई और एंटीबायोटिक्स जो है वो रिकमेंड करते हैं। जैसे वो उन्हें दे देते हैं, वो फिर जा करके इन बैक्टीरिया को जो है वो इसकी किलिंग शुरू करते हैं, इसको मार देते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के पास जो है वो एंटी रेजिस्टेंस जीन ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है और सी भी मौजूद है, ये तीनों उसके खिलाफ है। अब यानी लिहाजा इस पर कोई भी मेडिसिन अब काम नहीं करेंगे। अगर आपने शुरू में ट्रीटमेंट शुरू किया, जिस डॉक्टर से आपने आपको जो भी रिकमेंड किया, तो आपने उस ट्रीटमेंट को आखिर तक जारी रखना है, अदरवाइज ये मसला इसमें क्रिएट होगा। अब अगर इनकेस इस तरह हुआ तो इसमें क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया है ये फिर मजीद इस तरह डिवाइड होंगे। ठीक है, यहाँ पे जगह कम है तो मैं एक छोटा सा बनाता हूँ, ये मजीद इस तरह फैलता रहेगा और फैलता रहेगा, इसका कोई भी फिर आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इस तरह इसकी जो तादाद है वो तादाद बढ़ते जा रहे हैं, कोई भी एंटी जो है जो बायोटिक्स है या एंटीजन इस पर काम नहीं कर सकता है। जब नहीं कर सकता है, अब इधर ये बिल्कुल लाइलाज हो गया है ये टीबी। ठीक है, ये बिल्कुल हमारे पास क्या हो गया, लाइलाज हो गया। इसलिए इसको एक नाम से पुकारा जाता है जिसको MDR कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज MDR। MDR से मुराद है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, MDR का फुल फॉर्म जो है दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल ड्रग्स रेजिस्टेंस, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। अब ये जो है जो भी आप ड्रग्स यूज करते हैं इसके खिलाफ ये उल्टा रेजिस्टेंस शो करते हैं। ठीक है, जिसको हम मल्टीपल MDR TB, ठीक है,
टीबी, ये अब जो है इसका कोई भी इलाज नहीं है, ठीक है, यानी ये नॉट ट्रीटेबल है। इसी के साथ साथ यहां से डियर स्टूडेंट्स, ये जो बीमारी है, ये जो ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है, ये हमारे पास जो है ये फैलता है, यानी इसको आम अल्फाज में हम इसको एयर बर्न डिजीज कहते हैं, ठीक है। इस डिजीज को हम एयर बर्न डिजीज कहते हैं, ठीक है, एयर बर्न डिजीज कहते हैं। दूसरा, यानी ये एक ऐसा जो है वो डिजीज है जो कि ड्रॉप के शक्ल में जो है वो फैलता है, यानी ड्रॉपलेट शेप में ये फैलता है, ठीक है। ड्रॉपलेट में ये क्या होते हैं, ड्रॉप के शेप में ये स्प्रेड होता है। याद रहे, ये जो टीबी है ये हर साल 24 मार्च को बाकायदा ये इसका डे जो है मनाया जाता है, ठीक है, यानी ऑब्जर्व एज ए वर्ल्ड टीबी हमारे पास जो है वो होता है। इसी के साथ साथ दूसरा जो बीमारी है उस बीमारी को डिप्थीरिया कहते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट बीमारी है वो भी जरा हम इसी में कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिप्थीरिया डिजीज, ठीक है। यहां पे जो डिप्थीरिया डिजीज है ये खास करके नेक्स्ट हमारे पास है द नेक्स्ट इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है, दिस इज कॉल्ड एज ए डिप्थीरिया, ठीक है, जिसको बायोलॉजी में डिप्थीरिया कहा जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ए डिप्थीरिया, इसको जो है वो डिप्थीरिया कहते हैं। देखिए, ये भी एक कॉजेटिव एजेंट से ही फैलता है, ठीक है, कॉजेटिव एजेंट से फैलता है। वो जो कॉजेटिव एजेंट है वो हमारे पास जो है वो कॉर्नी बैक्टीरियम है, ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरियम की वजह से ही ये फैलता है। दिस इज कॉल्ड एज ए कॉर्नी बैक्टीरियम्स की वजह से ही ये बीमारी फैलता है। इस बैक्टीरिया का नाम याद रखें। इसी के साथ साथ खास करके ये अगर नेजल में ये जो डिप्थीरिया है, ठीक है, नोज के अंदर नेजल के थ्रू, नेजल के साथ साथ फेरिंग्स के थ्रू, नेजल के थ्रू होगा तो उसको, यानी नोज के अंदर अगर ये बीमारी होगा तो उसको नेजल डिप्थीरिया कहते हैं, ठीक है। ये नोज के अंदर हो तो उसको नेजल डिप्थीरिया कहते हैं, ठीक है, नेजल डिप्थीरिया। अगर नेजल डिप्थीरिया के बाद जो है हमारी फेरिंग्स में होगा, ठीक है, फेरिंग्स में, ठीक है, फेरिंग्स में होगा तो फेरिंग्स में होने के बाद इसको फेरेंजियल डिप्थीरिया कहते हैं। देन दैट इज कॉल्ड एज ए फेरेंजियल डिप्थीरिया कहते हैं, ठीक है, फेरेंजियल डिप्थीरिया कहते हैं। इसी के साथ साथ ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है ये अगर हमारे पास लैरिंग्स में होगा, ठीक है, लैरिंग्स में जहां पे आवाज पैदा होती है, ठीक है, लैरिंग्स में अगर रहा, ठीक है, तो इसको फिर हम जो है वो लैरिंग्स के अंदर होगा तो इसको लैरेंजियल डिप्थीरिया कहते हैं, ठीक है, लैरेंजियल डिप्थीरिया कहते हैं। इसी के साथ साथ इसके भी कुछ हमारे पास सिम्टम्स है, ठीक है, यानी हमारे पास इसमें भी जो है वो कुछ सिम्टम्स है जिसको हम लिखते हैं सिम्टम्स ऑफ डिप्थीरिया, ठीक है, सिम्टम्स ऑफ डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया। अब इसके भी सिम्टम्स है। सबसे पहले सिम्टम्स ये कि इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, इन्फ्लेमेशन इन मेम्ब्रेन ड्यू टू विच ल्यूमन बिकम नैरो। हम क्या लिखते हैं इसमें, इन्फ्लेमेशंस इन मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू, जिसकी वजह से जो ट्यूब है वो मजीद तंग हो जाएगा, ठीक है, जो जिसमें हमारे पास एयर फ्लो करती है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन है
ड्यू टू विच इसका जो ल्यूमन है, ड्यू टू विच ल्यूमन जो फ्री स्पेस है बिकम्स नैरो, ये मजीद जो है वो क्या हो जाएंगे, तंग हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है, नैरो हो जाएंगे। आप यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, इधर हमारे पास क्या है, वो इन्फ्लेमेशन है, ये ट्रैक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वो ट्रैक है, ये ट्रैक जो है वो ये इन वाला अंदर वाला जो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्स है। जब इसमें इन्फ्लेमेशन काज होती है तो ये ऐसी ही इन्फ्लेमेशन ऐसे काज हो जाती है, ये इन्फ्लेमेशन यहाँ पर भी ऐसे काज हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ये इसको ल्यूमन कहा जाता है, ठीक है, ये जो ल्यूमन वाला हिस्सा है ये मजीद नैरो हो जाती है, ठीक है, यानी नैरो का मतलब है तंग हो जाना। ये जब तंग हो जाती है तो एक तरह का प्रेशर यहाँ डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, इस जिसको हम प्रेशर जो है नाली यहाँ पे जो है वो बिल्कुल तंग हो जाती है। जब यहाँ पर ये नैरो हो जाती है, नैरो के बाद जो है यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट्स जो डिफिकल्टी होगी, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीथ्स, सांस लेने में दुश्वारी होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी। अब जैसे हमने टीबी के ऊपर बात की, इधर भी यही प्रोसीजर है कि ये जो हमारे पास डिजीज है, ठीक है, ये डिजीज भी जो है वो क्या होती है, ये भी हमारे पास जो है हवा के जरिए से फैलती है, इसलिए इसको हम कहते हैं एयर बर्न डिजीज कहते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एयर बर्न डिजीज, जो कि हमारे पास एयर के थ्रू ही फैलता है, इसको हम एयर बर्न डिजीज कहते हैं। यानी ये जब हम बोलते हैं मुंह से जब ड्रॉपलेट्स निकलते हैं इसी के थ्रू भी ये फैलता है, इसलिए इसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस भी कहते हैं, ठीक है, ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शंस भी कहते हैं, ठीक है, ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शंस यानी ड्रॉप्स के थ्रू ये फैलता है। इसी के साथ साथ इसके लिए भी एक वैक्सीन है, ठीक है, वैक्सीन फॉर, अगर आप इसकी ट्रीटमेंट की बात करोगे, ठीक है, यानी यहाँ पर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट की अगर आप बात करोगे तो इसके लिए भी बाकायदा एक वैक्सीन यूज होते हैं, ठीक है, एक वैक्सीन ही यूज होते हैं, उस वैक्सीन को DPT कहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए DPT कहते हैं, ठीक है, DPT यानी डिप्टीरिया परफ्यूजिस, हमारे पास जो है वो टीटीनियस है, जो कि स्क्रीन पर ऑलरेडी अवेलेबल है विद इमेज के साथ, ठीक है। तो पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। तमाम जितने हमारे पास नए कमांडोज हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम जितनी भी लेक्चर है इसको लाइव वॉच करें। ऑल दी बेस्ट।